वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर सलमान शाह, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर फारूक सलीम माहिर माशियात हैं, और मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। ये जो एक्सपेंडिचर, ये जो एक शहाना अंदाज हमें नज़र आता है डॉक्टर शाह, इसने तो वाकई दीमक की तरह मुल्क को चाट गया है। SOEs का तो जिक्र सुन सुन के हम थक गए हैं, और अभी भी एक PIA की प्राइवेटाइजेशन बस हमें नज़र आई है, बाकी तो सब जूं के तू हैं। तो IMF आपको बता सकता है, आपका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती तो करा नहीं सकता, क्या वजह है कि हम नहीं कर सक रहे? ये जो SOEs हैं, इनमें क्या मसला है कि हम नहीं प्राइवेटाइज कर सक रहे? क्यों नहीं जान छुड़ा सकते इनसे, when knowing the fact that they are a burden on our exchequer? गवर्नेंस का तो आपके सामने सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। एंड अभी चंद दिन पहले एक रिपोर्ट मैंने देखी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान का बिजली का निज़ाम जो है उसमें 85% बिजली जो है वो डोमेस्टिक रिसोर्सेज से बन रही है, यानी कि वो हाइडल से बन रही है, न्यूक्लियर से बन रही है, सोलर से बन रही है और थर्कोल से बन रही है 85%। ओके, तो पहला सवाल तो ये बनता है, तो फिर अगर 85% आपकी अपने कैपेसिटी थी तो फिर ये LNG के प्लांट्स आपने क्यों लगाए? फिर आपने ये इतने हैवी कैपेसिटी पेमेंट्स के कोयले के प्लांट्स इंपोर्टेड कोल पे क्यों लगाए? किसने लगाए? ये किसके बेसिस पे आपने ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए? किसने ये साइन किए कि इतना बड़ा अलमिया है कि अगर 85% आप उस बिजली जो है वो दूसरे रिसोर्सेज से कमा रहे हैं, बना रहे हैं, तो जो आपने बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हैं जिसको लिए पाकिस्तान को आपने गिरवी रख दिया है, जिसमें सर्कुलर डेट ने हमारी तबाही मचा दी है, तो वो किसने बनाए थे? तो क्यों नहीं उनका नाम लिया जा रहा? क्यों नहीं उनको सामने लाया जा रहा? और क्यों नहीं उनको रखें खटेरे में कि भाईजान आपने ये क्यों खर्चा किया और आपने क्यों ये अपने मुल्क को गिरवी रख दिया? और कैपेसिटी पेमेंट्स खत्म ही नहीं होती, और कैपेसिटी पेमेंट्स बिजली वहां से आप लेते तो नहीं है लेकिन पैसे आप दे रहे हैं। तो पहली तो ये बताएं ना, गवर्नेंस की पहला अकाउंटेबिलिटी नहीं ना, वही तो मजहर साहब कह रहे थे, अकाउंटेबिलिटी के गलत डिसीजंस क्यों ली गई। अब ये नहीं, ये कभी मैं नहीं मान सकता कि उनको पता नहीं था। सही, उनको बिल्कुल पता था, और उन्होंने ये डिलिबरेटली चीजें सारी की हैं, और उनके मोटिव्स कुछ और थे। वो जो पाकिस्तान में अब देखें, अब सोलर के ऊपर पूरी कोशिश करते रहे हैं कि उसको स्टॉप किया जाए, ना आगे बढ़ाया जाए, लेकिन वो एक ऑर्गेनिक तरीके से सोलर फैल गया पाकिस्तान में, और अब ये विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं कि देखें जी हम तो इंडिपेंडेंट पावर हमारी इंडिपेंडेंट हो गई। इसी तरह हमने बेशुमार गलतियां की हुई हैं। हर डिसीजन मेकिंग जो है उसमें आपने बड़ी बड़ी गलतियां की हुई हैं, और वो गलतियां अब आप भुगत रहे हैं। और वो आप क्या, गरीब आदमी, पाकिस्तान का गरीब आदमी जो है वो भुगत रहा है, और उसके पास ना कपड़ा है, ना रोटी है, ना मकान है, ना मतलब उसके पास तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। उसको तो तालीम भी नहीं आप दे रहे, उसको आप हेल्थ भी नहीं दे रहे। तो आई थिंक एक टोटल फेलियर है ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम, और इसको अब रिवैम्प करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर ये अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिस्टम जो है जी, ये पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। That's a very strong word, sir, that you're using. It's an existential threat. Absolutely, because उसने हमें मकरूज कर दिया। बिल्कुल सही। उसने हमें गरीब कर दिया। उसने हमें अनएम्प्लॉयमेंट है हर तरफ। आप देखें कि किधर एम्प्लॉयमेंट कैसे है। सही सही। कई लोग, मैं अब देखता हूँ कि लोग ये जो मजदूर लोग हैं वो मजदूरी करने के बाद किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ मुफ्त खाना मिले। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो सर आखिर में डॉक्टर सलीम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आप इसको लेमैन अल्फाज के अंदर बताएं कि किस चीज़ के लिए अब पाकिस्तानी प्रिपेयर्ड रहें, नोइंग द फैक्ट दैट मुश्किलात भी हैं, नोइंग द फैक्ट कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जो जिस तरह से रिफॉर्म होना चाहिए,
اور جیسے آپ اور ڈاکٹر شاہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, وہ غلطیوں پہ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں. اور اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ گلف اسٹیٹس کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے فوراً ہم ارینجمنٹس کریں. تو اس میں بتائیے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کچھ ایکسپیکٹ کریں اب آنے والے دنوں میں. دیکھیے, if we put our house in order, یہ جنگ کے بعد مجھے جو اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں, آپ ذرا سوچئے کہ سارے کا سارا جو گلف کا ایریا ہے وہ کوئی 6 ممالک ہیں, وہ سالانہ کوئی 120 ارب ڈالر کا ان کا ڈیفنس کا بجٹ. اب امریکہ کے اوپر ان کا اعتبار اور اعتماد جو ہے وہ اس جنگ کے بعد بڑا اٹھ گیا ہے, اور وہ دیکھیں گے کسی ایسے ملک کی طرف جس کی ایک بڑی تجربہ کار فوج ہو, جو دہشت گردی سے لڑ چکی ہو, جس کا انٹلیکٹ لیول, جس کا پرسنل لیول بڑا ہائی ہو. مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو سعودی عرب نے ہمارے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس اگریمنٹ کیا ہے, باقی جو گلف کنٹریز کے ممالک ہیں وہ بھی کچھ اس قسم کا کام جو ہے وہ کرنا چاہیں گے. صحیح. سوچئے کہ جنگ کے بعد اگر ایران جو ہے وہ ایک پوسٹ سینکشن کنٹری بن جاتا ہے, وہاں سے سینکشنز جو ہیں امریکہ کی وہ اٹھ جاتی ہیں, تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ایسا ملک ہے جہاں پہ تقریباً 160 ارب بیرل تیل ہے, کوئی 35 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس ہے, اور وہ گیس اور جو تیل ہے ان کو کنزیوم کرنے والے ہیں انڈیا اور چائنا, اور بیچ میں بیٹھا ہے پاکستان. یہ سب کچھ جو ہے یہ 160 ارب بیرل اور کوئی 35 ٹریلین کیوبک فیٹ آف گیس یہ پاکستان سے گزر کے چین اور انڈیا جائیں گے. کم سے کم 8 سے 10 ارب ڈالر تو صرف ٹرانزٹ فی کھڑی ہو جاتی ہے. صحیح. تو اپرچونٹیز آر دیئر. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے پتے صحیح کھیلتے ہیں یا نہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ آپ کا, ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب آپ کا, اور مظہر صاحب آپ کا فار بینگ ود اس آن دا شو. اس ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے کل تک کے لیے. اللہ حافظ.